दोस्तों, रिस्क जो है उनको हैंडल किया जाता है रिस्क रिस्पॉन्स प्लान से, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि हम रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे। रिस्क रिस्पॉन्स प्लान का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि अगर रिस्क का इवेंट होता है, सो देयर आर रेडी प्लान्स अवेलेबल टू डील विद इट। प्लान्स ऑलरेडी हैं इसे डील करने के लिए, क्योंकि रिस्क को हमने जो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर ये रिस्क होगा तो ये वाला प्लान वर्क करेगा, ये वाला रिस्पॉन्स वर्क करेगा। सो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स जो है शुरू में ही हमने क्रिएट कर लिए थे दोस्तों। दोस्तों, जो नॉन क्रिटिकल रिस्क होते हैं उनको जो है वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनको जो है रिव्यू किया जाता है रेगुलरली, और देखा जाता है उनकी रैंकिंग तो चेंज नहीं हुई है क्योंकि वो नॉन क्रिटिकल है। दोस्तों, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं रिस्क्स को ऑन द वॉच लिस्ट। जो वॉच लिस्ट पे रिस्क है उनको हम मॉनिटर करते हैं और नए रिस्क जो है उनको डिस्कवर करते रहते हैं। इन केस नए रिस्क डिस्कवर होते हैं प्रोजेक्ट में, सो उनको फिर एनालाइज किया जाता है थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसके बाद जो है रिस्क रेस्पॉन्सेस डेवलप किए जाते हैं। हमने बात की कि एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है। एग्जीक्यूशन के दौरान हम वॉच लिस्ट में डाले गए रिस्क्स को वॉच करते हैं और उनकी रैंकिंग चेक करते रहते हैं और नए रिस्क को जो है डिस्कवर करते हैं और उनके लिए रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं। प्रोजेक्ट टीम मीटिंग के दौरान जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन का होता है वो होता है रिस्क, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीटिंग में वो होता है कि जो भी डिफरेंट रिस्क थे उनका स्टेटस क्या है, अभी नए रिस्क क्या हैं, नए रिस्क कौन से हैं जो इंट्रोड्यूस कर किए जा सकते हैं, और जो रैंकिंग है रिस्क की उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं क्या। ये सब जो है इज द पार्ट ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अब जानेंगे प्लान रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि हमें बताता है कि रिस्क मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कैसे होंगी, हाउ शुड बी हाउ दीज एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। ये हमें पता चलेगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से। जो आउटपुट निकल के आएगा वो निकल के आएगा रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और उसमें जो होगा हमारे मेथडोलॉजी होगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बजटिंग होगी, टाइमिंग होगी, रिस्क की कैटेगरीज होंगी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट होगी, स्टेक होल्डर्स टॉलरेंसेज होंगी, रिपोर्टिंग होगी, ट्रैकिंग होगी। आइए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले मैथडोलॉजी में जो है सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है कैसे परफॉर्म होंगी और कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कौन सी अप्रोचेस यूज़ करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन से लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे रिस्क मैनेजमेंट में, और इसमें जो है स्टेक होल्डर्स को भी रिस्क ओनर्स बनाया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक रिस्क। ये सब होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर आती है बजटिंग। बजटिंग में क्या होगा, बजटिंग में होगा कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की कॉस्ट्स क्या होंगी, वो बजट बनाया जाता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट की टाइमिंग टेल्स की रिस्क मैनेजमेंट में कब परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, किस दौरान, किस पॉइंट ऑफ टाइम में। फिर हमारी रिस्क कैटेगरीज होती हैं, जो कि ब्रॉडली डिफाइंड एरियाज होते हैं अंडर विच रिस्क आर ग्रुप टुगेदर।
तो रिस्क कैटेगरीज होगी, हर टाइप के जो रिस्क हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। इसको भी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथडोलॉजी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है रिस्क मैनेजमेंट, फिर कौन कौन करेगा, फिर उसके लिए बजट क्या है, फिर टाइमिंग्स क्या है, और कैटेगरीज क्या है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में जो है डेफिनेशंस होती हैं प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की, जो हेल्प करती हैं हमें रिस्क, जो भी रिस्क होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में उनको कंपेयर करने में। इसको क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स बस इतना समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की डेफिनेशंस हैं वो हमें हेल्प करती हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को, ताकि हम रिस्क को कंपेयर कर सकें। फिर आता है हमारा स्टेक होल्डर टॉलरेंसेस। सो स्टेक होल्डर की सेंसिटिविटीज़ जो हैं अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर, जैसे कि कॉस्ट हो गई, स्केड्यूल हो गया, उसकी जानकारी हमें मिलती है स्टेक होल्डर की टॉलरेंसेस से। किस तरह की रिपोर्ट्स बनेंगी और उसमें कैसा कंटेंट होगा, ये हमें रिपोर्टिंग से पता चलता है। और उसके अलावा दोस्तों, ट्रैकिंग का मतलब है कि ऑडिट कैसे होगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हमारे स्टेक होल्डर जो है वो सेंसिटिव है टाइम के प्रति, तो हमें जो है जो स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क है उनका ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव रिस्क जो होंगे स्केड्यूल रिलेटेड उनको कंसिडर करना होगा। तो ये है स्टेक होल्डर टॉलरेंस, जिसको हम कंसिडर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते टाइम। कैसी रिपोर्ट्स बनेंगी, अ, और उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या कंटेंट होगा, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को प्रोसेस को हम ऑडिट करेंगे, और कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की होगी, और उनको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सब होता है सारा रिस्क मैनेजमेंट में। दोस्तों, रिस्क, कुछ रिस्क जो होते हैं हमारे उनको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। ठीक है, वो रिस्क कहाँ से आया उस बेसिस पे उसको कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप करते हैं। सो रिस्क कैटेगरीज एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क आर सिनोनिमस टर्म्स। मतलब अगर हम कहते हैं कि रिस्क कैटेगरी बनाओ, या उसको सिमिलर मतलब होगा कि हम उसके बेस्ड ऑन सोर्सेज उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं रिस्क कैटेगरी क्या होंगी रिस्क की। तो एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड रिस्क, कोई रूल चेंज हो गया गवर्नमेंट का, तो वो भी एक रिस्क है जिसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे हो हमारे। एनवायरनमेंट रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, जैसे नेचुरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है और बारिश हो जाती है, अनटाइमली क्लाउड बर्स्ट हो जाता है किसी एरिया में, तो वो एक तरह का एक्सटर्नल रिस्क हो गया। फिर आते हैं हमारे इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क तो वही है कॉस्ट रिलेटेड, कॉस्ट बढ़ जाना या स्केड्यूल बढ़ जाना। और फिर टेक्निकल रिस्क होते हैं, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाते हैं, उस वजह से टेक्निकल रिस्क आ जाते हैं। मतलब या तो हमारी इंटरनल आईटी आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या अ, नया वर्जन आ जाता है किसी प्रोडक्ट का, किसी टेक्नोलॉजी जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं उसका नया वर्जन आ जाता है, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर उस वजह से भी टेक्निकल तरह के जो है रिस्क आ जाते हैं। फिर अनफोर्सिएबल होते हैं, जो कुछ रिस्क होते हैं जो हमें पता होते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ रिस्क होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो आने वाले हैं। सो उनको कहते हैं अनफोर्सिएबल रिस्क। दोस्तों, 90% 90% रिस्क का तो हमें पता है कि ये आने वाले हैं, लेकिन 10% ऐसे भी हो सकते हैं जिनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, और कौन सी कैटेगरी है उनकी ये भी नहीं पता होता, तो उनको बोलते हैं अनफोर्सिएबल रिस्क। दोस्तों, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिस्क को जो है एक हायरार्की में ब्रेक डाउन करते हैं उनको कैटेगरी वाइज। एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें हम रिस्क कैटेगरीज को कैटेगराइज करते हैं। रिस्क कैटेगरीज जो हैं या सोर्सेज ऑफ रिस्क हो सकते हैं, स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क,
ठीक है, अगर आप वेबसाइट का डिज़ाइन 5 दिन, इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट द डिज़ाइन फॉर द वेबसाइट 5 days अर्लियर, अगर आप 5 दिन पहले कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि कोडिंग कैन बी स्टार्टेड अर्ली। तो ये जो हो गया पॉजिटिव रिस्क हो गया, मतलब पहले डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है कोडिंग को स्टार्ट करने का, तो ये एक पॉजिटिव रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारा आ गया कॉस्ट रिलेटेड रिस्क। अगर मान लो इकोनॉमी हमारी अनस्टेबल हो जाती है तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वो एक तरह से कॉस्ट रिलेटेड रिस्क हो गया। फिर हमारा स्कोप रिलेटेड रिस्क होता है, तो अगर चीज़ें जो है वो ठीक से डिफाइन नहीं करी हैं स्कोप में, ठीक है दोस्तों, जो वर्क है वो ठीक से डिफाइन नहीं करा है स्कोप में, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में हमें एक्स्ट्रा वर्क पैकेजेस ऐड करने पड़े, एक्टिविटीज़ ऐड करनी पड़े स्कोप में। सो उससे जो है कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट से, मान लो $40,000 जो है वो बढ़ गए। देन हमारे रिसोर्सेज रिलेटेड रिस्क होते हैं, जैसे जेम्स जो है वो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, उसको बुला सकते हैं नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और नए हमारा नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके डिज़ाइन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर गलती से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा स्केड्यूल जो है वो स्लिप स्लिप हो जाता है, 5 दिन, 10 दिन, महीना। सो ये भी एक तरह का रिस्क है, रिसोर्स चेंज करना भी एक तरह का रिस्क है। सो दोस्तों और एग्जांपल हो सकते हैं रिस्क कैटेगरीज के, डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे। सो कस्टमर रिलेटेड कैसे रिस्क हो सकते हैं, सप्लाईज रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, कंपनी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्वालिटी से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। सो ये सब भी रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आता है। सो दोस्तों आफ्टर प्लानिंग जो है, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाने के बाद अब जो है हम आइडेंटिफाई रिस्क करेंगे, जो रिस्क हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो इस प्रोसेस के बारे में अब आगे जानते हैं ज़्यादा। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है मोस्टली जो है स्टार्ट में होता है ड्यूरिंग इनिशिएशन एंड प्लानिंग, लेकिन जो है वो मेजरली जो है वो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में ही वो होता है, स्टार्ट से लेके क्लोजिंग तक जो है हम रिस्क जो है आइडेंटिफाई करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो हाई लेवल के रिस्क होते हैं वो ड्यूरिंग द हमारा प्रोजेक्ट, जब हमारा प्रोजेक्ट चार्टर बनता है तब हम हाई लेवल के रिस्क जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है उस दौरान जो है हम डिटेल्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और जैसे जैसे आगे आगे आइटरेटिव प्रोसेस बढ़ता है, आगे आगे आइट्रेशंस निकलते हैं, तो हमें नए नए रिस्क जो है आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, डिस्कवर करने पड़ते हैं, और जो हमारी वॉच लिस्ट है उसको भी लाइक देखते रहना पड़ता है कि उसमें जो रिस्क हैं वो उनका स्टेटस क्या है। सो दोस्तों अब हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। सो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होंगे, या तो हम डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यूज़ करेंगे, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट हो गया प्रोजेक्ट चार्टर का, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है दोबारा रिव्यू करेंगे और इनसे जो है डिस्कवर करेंगे नए रिस्क। स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें जो है हम ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स देखते हैं क्या है, वीकनेसेस देखते हैं क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, थ्रेट्स देखते हैं क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो वो करके जो स्वॉट एनालिसिस करके जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो हम जान सकते हैं अपने रिस्क, प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क के बारे में। उसके बाद आता है चेकलिस्ट एनालिसिस। चेकलिस्ट एनालिसिस में जो है हम प्रोजेक्ट के रिस्क कैटेगरीज जो हैं हमारी, उनकी चेकलिस्ट को चेक करते हैं और वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे रिस्क हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट भी बनाते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट, एक ऐसी चेकलिस्ट जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे। आगे एजम्पशन एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, उसमें जो है हमारी क्या एजम्पशन है प्रोडक्ट्स में और क्या वो वैलिड है, तो वो चेक करते हैं और उससे भी रिस्क, काफ़ी सारे रिस्क डिस्कवर होते हैं।
दोस्तों डायग्रामिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो हमने पढ़ा था, तो वो डायग्राम बना के जो है हमें पता चलता है, या फिश बोन डायग्राम हमने बनाया था, याद है आपको? सो वहाँ से जो है हमें पता चलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फ्लो चार्ट होते हैं, फिर इन्फ्लुएंस डायग्राम्स होते हैं, और इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली जो टेक्निक्स होती हैं उनसे भी, उनको यूज़ करके भी हमें रिस्क का पता चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क आइडेंटिफाई हो सके। सो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो जब बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक की, तो जैसे डेल्फी टेक्निक थी, तो डेल्फी टेक्निक में जो है हम कॉन्सेंसस अचीव करते हैं एक्सपर्ट से। कैसे करते हैं? हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को, फिर एक्सपर्ट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर रिस्पॉन्सेज जो है दोबारा उनको भेजते हैं कंपाइल करके, और इस तरह से जो है रिस्पॉन्सेज दोबारा से हमारे पास आते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सेज चेक करते हैं, बेस्ड ऑन दैट दे मॉडिफाई देयर रिस्पॉन्स एंड देन सेंड इट अगेन। तो इस तरह से कॉन्सेंसस बिल्ड हो जाता है। और जो है जैसे कॉन्सेंसस मेजोरिटी, मतलब एक रिस्पांस के लिए मेजोरिटी हमें मिलती है, तो उसको डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन गैदर करने की टेक्निक है एक्चुअल में। रूट कॉज एनालिसिस कर देते हैं, जिसमें रिस्क्स जो भी हैं उनके रूट कॉजेज जो है वो एनालाइज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें आगे के रिस्क के बारे में पता चल जाता है। सो रूट कॉज एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, सेकंड इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूज भी एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है। हम एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं अपने पास और उनसे जो है इंटरव्यू करते हैं उनका, और उनसे सिचुएशन, जो अपनी सिचुएशन होती है उसको उनसे डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और रिस्क जो है वो हमें बता सकें, डिस्कवर कर सकें। करंट सिनारियो उनके साथ शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वो हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ देते हैं रिस्क के बारे में। फिर दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं, जिसमें भी हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं, और वो आइडियाज़ हमें हेल्प करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट टूल है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए वो है एक्सपर्ट जजमेंट। सो एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? एक्सपर्ट हो सकते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या ट्रेनिंग है पर्टिकुलर एरिया में। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जिनको हमने हायर करा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट पीपल, वो भी हो सकते हैं। ये जो लोग हैं ये हमें जजमेंट देते हैं पर्टिकुलर एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में, और हमें बताते हैं कि इफेक्टिवली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। और ये हमें बताते हैं कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नाम से पता चलता है रिस्क रजिस्टर, रिस्क रजिस्टर में जो है हम सारे जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क होते हैं उनको स्टोर करते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर करते हैं। रिस्क रजिस्टर हमें मिलता है जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मीन्स हमारा आइडेंटिफाई रिस्क प्रोसेस जो है उसका आउटपुट होता है रिस्क रजिस्टर। सो इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है, जैसे जैसे हमें नए रिस्क मिलते रहते हैं या हम नए रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। उसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है, डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट के किस स्टेज पर हैं, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है हमारा उस स्टेज के प्रोसेस में जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा जो भी चल रहा है उसके बेसिस पे जो है हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो शुरू में जो है रिस्क रिस्क रजिस्टर में क्या होता है? शुरू में जो है रिस्क रजिस्टर में आपको मिलेंगे आइडेंटिफाइड रिस्क्स एंड पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस। मतलब जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करे हैं और उनके लिए जो है पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस, वो स्टार्टिंग में मिलेगा हमें प्रोजेक्ट के स्टार्ट में। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो रिस्क रजिस्टर जो है उसमें होता है प्रॉपर रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। सो पहले तो पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो हमें जो है प्रॉपर रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स मिलेंगे
फॉर द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट। सो दोस्तों शुरू में क्या होगा रिस्क रजिस्टर में, जस्ट लिस्ट, एक लिस्ट होगी रिस्क की, और उनके पोटेंशियल रेस्पॉन्सेज की लिस्ट होगी, और रूट कॉज क्या है उन रिस्क का वो होगा, रूट कॉजेज की लिस्ट होगी। फिर रिस्क कैटेगरीज होंगी अपडेटेड। सो रिस्क रिस्पॉन्सेज जो है कब डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में एट व्हाट पॉइंट जो है हम रिस्क रिस्पॉन्सेज डॉक्यूमेंट करते हैं। तो एक तो आइडेंटिफाई रिस्क जब प्रोसेस होता है तब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज, और उसके बाद जो प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज प्रोसेस होता है उसमें भी एज प्रॉपर रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स, प्रॉपर रिस्क रिस्पॉन्सेज हम उसमें लिस्ट डाउन करते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि स्टार्टिंग में हमें पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज पता होते हैं रिस्क के, और वो आइडेंटिफाई रिस्क प्रोसेस जो है उसमें हम लिस्ट डाउन करते हैं पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज को, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब प्लान करते हैं रिस्क रिस्पॉन्सेज तो उसमें डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, और प्रॉपर रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स होते हैं उसमें हमारे, प्रॉपर प्लान होता है रिस्क को हैंडल करने का इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग रिस्क प्रोसेस जो होता है हमारा, और प्लानिंग रिस्क रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली प्लानिंग रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस। सो अब दोस्तों जो हमारा रिस्क है वो उसको हम पास थ्रू करते हैं, उसके ऊपर जो है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो क्वालिटेटिव इज लाइक नॉन न्यूमरिक, मतलब उसमें कोई नंबर्स नहीं होता है। सो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, उसमें जो है हम जो हमने आइडेंटिफाई किए थे रिस्क्स पहले उनको एनालाइज करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर रिस्क जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होने की जो है प्रोजेक्ट में अकर होने की जो है इतनी है, इस पर्टिकुलर रिस्क का जो इम्पैक्ट होगा प्रोजेक्ट पे इतना होगा। तो बेस्ड ऑन दैट जो है हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की वैल्यूज़ पे। तो तो जैसे मान लो कि किसी रिस्क को अकर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये रिस्क जो है ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे ज़्यादा होगा, तो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको टॉप में लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस करके जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से रिस्क इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको रिस्पॉन्ड करना इम्पॉर्टेंट है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और इससे जो हमें एक लिस्ट मिलती है जिसको कहते हैं प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है दोस्तों, और अभी जो है वो लिस्ट में से जो है शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं रिस्क बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, सो परफॉर्म क्वालिटी रिस्क एनालिसिस प्रोसेस जो है, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस जो है वो एक लिस्ट बना के देता है हमको ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क, जो भी हमने आइडेंटिफाइड रिस्क शॉर्टलिस्ट करे हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, उनकी एक लिस्ट बना के देता है, फाइनल लिस्ट बना के देता है हमें। सो दोस्तों जो भी रिस्क लिस्ट बनी है नई फाइनलाइज लिस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क, जो भी हमने नई लिस्ट बनाई है, तो दोस्तों अब उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड और प्रायोरिटाइज रिस्क है उनको जो है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस से जो हमें मिला है उनको हम आगे भेजते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस पे। कहाँ भेजते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अब उनको डीप में एनालाइज करेंगे कि उनका अगर हम देखें रिस्क रिस्क का मॉनेटरी टर्म्स में कितना हमें जो है डैमेज हो सकता है अगर हम उनको हैंडल ना करें। सो या तो उन्हें भेज देते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस में, या न्यूमरिक जिसमें मॉनेटरी वैल्यू हमें मिलती है उस प्रोसेस में, या फिर उनको भेज देते हैं प्लान रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस में, ताकि उनके जो रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं रिस्पॉन्सेज प्लान किए जा सकें जो कि हमने शॉर्टलिस्ट और प्रायोरिटाइज करे हैं रिस्क उनके लिए।
सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें। एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं पूरा प्रोसेस को। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें, फिर आइडेंटिफाइड रिस्क को जो है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया और हमें एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट मिल गई बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है, हमने एनालाइज किया। सेकंड स्टेप है, हमने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। फिर हमने जो है एक शॉर्ट लिस्ट बनाई बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद रिस्क जो है हमने आगे भेज दिए प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस प्रोसेस में या फिर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के लिए बेस्ड ऑन देयर क्रिटिकलिटी। दोस्तों फाइनली आफ्टर डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें मिला क्या? हमें मिला जो हमारा नई रैंकिंग्स है रिस्क की वो मिल गई हमें। ठीक है, वो रिस्क मिल गए जो हाई प्रायोरिटी है जिनकी। ठीक है, और नई रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की रेटिंग मिल गई हमें। ठीक है, एक वॉच लिस्ट है हमारी जिसमें हमने वो रिस्क डाल रखे हैं जो जिनको हम लेट बाद में रिव्यू करेंगे, जो अर्जेंट नहीं है और इतने सिवियर नहीं है जितने कि जिनके लिए हम रिस्पॉन्सेस प्लान कर रहे हैं। या सो दोस्तों वो हमें वॉच लिस्ट मिल जाती है और उसके अलावा जो है रिस्क कैटेगराइज्ड और ग्रुप्ड रिस्क हमें मिल जाते हैं। दोस्तों प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा और इम्पैक्ट जो होता है रिस्क का उसके बारे में पढ़ा, लेकिन उसके लिए जो है एक डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसमें बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और इम्पैक्ट की वैल्यू के बेसिस पे जो है हम इस रिस्क को पर्टिकुलर रिस्क जो है उसको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेटिंग जब आ जाती है तो उसको जो है रिस्क को प्रायोरिटाइज किया जाता है रेटिंग के बेसिस पे। सो जब उनको एसेस कर लिया जाता है बेस्ड ऑन देयर रेटिंग्स, तब उनको जो है या तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आगे भेज देते हैं। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस के लिए, या फिर उनको प्लान रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस में भेज देते हैं ताकि उनके उनके लिए जो है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस बनाए जा सके। तो जो हाई प्रायोरिटी रिस्क हैं वो उनको भेज देते हैं प्लान रिस्क रिस्पॉन्स में, और जो अर्जेंट नहीं है उनको भेज देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए। जो हमारा प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स है वो रिस्क्स को रेट करने के लिए यूज़ होता है और ये देखने के लिए यूज़ होता है कि इमीडिएट रिस्पांस कौन से रिस्क को चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो नॉन क्रिटिकल है और उनको होल्ड पे रखा जा सकता है या उनको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे काम आसान कर देता है। हम रिस्क कंपेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिले रिस्क के बारे में। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम डेवलप होता है कंपनी में। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम अगर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो रिस्क्स को कंपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी पर्सनल या प्रेफरेंसेस या बियासेस के बिना। तो बायस नहीं होगा कोई भी और पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं होंगे एक स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम की वजह से। मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर दो रिस्क हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, दो रिस्क आइडेंटिफाई करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहला जो स्टेक होल्डर है वो कह रहा है कि ये रिस्क इंपॉर्टेंट है और दूसरा कह रहा है नहीं सेकंड वाला रिस्क इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम है, रिस्क को रेट करने का सिस्टम है जिससे हम पहले रिस्क को रेट करेंगे। मान लो उसकी रेटिंग आ गई 5, फिर दूसरे रिस्क को रेट करा उसकी रेटिंग आ गई 10। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड रिस्क जो है वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है और उस पर फोकस करना चाहिए पहले। इस तरह से कंपेयर करने में हेल्प करता है हमारा
प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स जो होता है। प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है किसी भी रिस्क के अक्कर होने की, वो लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, या हाई हो सकती है, या स्केल स्केल देने की बजाय जो है मतलब आउट ऑफ 10 भी हम स्केलिंग कर सकते हैं, 1 to 10। जैसे कि 1 जो है वो लो प्रोबेबिलिटी हो गई रिस्क की होने की, और 10 हो गई हाई प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही जो उसका अभी बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगर रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, अगर रिस्क एक थ्रेट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा प्रोजेक्ट में। सो हायर रिस्क जो होता है स्केल ऑफ आर्ट में, उसको क्या देते हैं, पॉजिटिव रिस्क। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, मीन्स दैट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कैन बी रीप्ड फ्रॉम द रिस्क। मतलब हाई रिस्क, हाई रिस्क स्केल ऑफ 8 में फॉर पॉजिटिव रिस्क है, तो मतलब स्केल ऑफ 8 में अगर पॉजिटिव रिस्क है तो मतलब अपॉर्चुनिटी है वो, जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। सो दोस्तों अभी हम कर रहे थे क्वालिटी असेसमेंट। सो क्वालिटी असेसमेंट करने से पहले जो है हम अपने रिस्क का जो डेटा है उसकी क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वालिटेटिव असेसमेंट वो करने से पहले जो है हम अपने रिस्क के डेटा की क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। मतलब हमारे डेटा की क्वालिटी क्या है, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा रिस्क का डेटा है उसकी क्वालिटी क्या है। जो रिस्क बेस्ड इंफॉर्मेशन हमने आइडेंटिफाई करी है या कलेक्ट करी है वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, और एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है। सो ये चीज़ें देखते हैं बिफोर डूइंग क्वालिटेटिव असेसमेंट, नॉन न्यूमेरिक असेसमेंट। फिर हम इंश्योर करते हैं कि जो डाटा निकल के आया है रिस्क का आइडेंटिफिकेशन के बाद, कि उसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करते हैं हम बिफोर सेंडिंग इट फॉर फर्दर एनालिसिस, बिफोर सेंडिंग इट फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट आगे। ठीक है, मतलब डेटा क्वालिटी होनी चाहिए, इससे पहले हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव असेसमेंट करने के लिए उसे फर्दर आगे भेजें। जो रिस्क होते हैं सारे उनको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस एंड बेस्ड ऑन द कॉमन रूट कॉजेस। ठीक है दोस्तों, बेसिकली टू आइडेंटिफाई कैटेगरीज विच हैव मोर नंबर ऑफ रिस्क। सो हमें देखना है कि किस कैटेगरी में आते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क, तो उसके लिए जो है हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज एंड, तो हमें पता चल जाएगा कि रिस्क का, अगर मान लो एक सोर्स से बहुत ज़्यादा रिस्क आ रहे हैं, 100 रिस्क आ रहे हैं एक सोर्स से, तो दोस्तों फिर उसको हम उसके लिए प्लान बना सकते हैं आगे, रिस्क रिस्पॉन्स प्लान। सो दोस्तों अगला है रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि कौन से रिस्क जो है वो ज़्यादा अर्जेंट हैं और उनको रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग के प्रोसेस में भेजना चाहिए। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट जो होता है उसके बेसिस पे हम उसकी रेटिंग के बेसिस पे हम ये इवेलुएट करते हैं कि ये वाले जो रिस्क हैं ये रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग के लिए जाएंगे, और जो बाकी रिस्क हैं जो अर्जेंट नहीं है अभी, उनको जो है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के प्रोसेस में फर्दर एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों हुआ क्या, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस से हुआ क्या, वहां से हमें एक रिस्क का स्कोर मिल गया। ठीक है दोस्तों, जिसकी मदद से हम अपने रिस्क को रैंक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं बाकी रिस्क जो हैं प्रोजेक्ट में उनसे। ठीक है दोस्तों, सो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस रिजल्ट्स इन अ risk score that allows us to rank and compare the project to the overall risk of the other projects। ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरह से जो है हम
अपने एक प्रोजेक्ट को जो है दूसरे प्रोजेक्ट से भी कंपेयर कर पा रहे हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट में इतना रिस्क है और दूसरे प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, तो वो भी कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ये जो स्कोर होता है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस से जो निकल के आता है रिस्क का, इसको रिविजिट किया जाता है आफ्टर डूइंग रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। देखो जो सिवियर रिस्क होते हैं उनको भेज दिया जाता है रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनकी रैंकिंग को और इनके स्कोर को दोबारा से देखा जाता है आफ्टर रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ही इज एबल टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू द शॉर्ट लिस्टेड रिस्क। सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बना सकता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बना सकता है जो कि हमने रिस्क शॉर्टलिस्ट किए हैं रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग के प्रोसेस के दौरान। जो रिस्क स्कोर है या रैंकिंग है उनको रीइवेल्युएट कर सकते हैं, ये देख के कि जो रिस्पॉन्सेज बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सेज चेक करके जो है हमारा हम दोबारा रीइवेल्युएट कर सकते हैं रिस्क का जो स्कोर है और रैंकिंग, इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और अगर रिस्पॉन्स जो है रिस्क का रिस्पॉन्स जो है वो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, मतलब इजी है रिस्पॉन्स, तो उसकी रैंकिंग को हम जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। रिस्क रैंकिंग जो है या स्कोर है वो कम हो सकता है अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं, और बढ़ सकता है रेटिंग जो है स्कोर और रेटिंग अगर हम वीक रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं। सो इसीलिए मैंने बोला कि हम उनको रिस्क स्कोर और रैंकिंग को रीइवेल्युएट कर सकते हैं आफ्टर द रिस्पॉन्स, हमारे पास रिस्पॉन्स आता है उसके बाद। अगर हमारे पास वीक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो रेटिंग बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है रिस्क के लिए, तो रिस्क रैंकिंग जो है वो घट जाएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की वजह से जो है हमारा रिस्क रिस्पॉन्स जो है वो रिस्क रैंकिंग जो है वो नीचे आ जाएगी। सो दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की। जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया और मतलब लेक्चर के दौरान जो है मैंने बताया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है। बेसिकली जो रिस्क के इफेक्ट्स होते हैं वो रेटिंग की बजाय जो है हम मेज़र करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। सो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें पता चलता था कि रिस्क की रेटिंग 7 है, एग्जांपल देखें तो। और क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखते हैं तो हमें पता चलता है रिस्क हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ $60,000। मतलब ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे रेटिंग नहीं करते। क्वांटिटेटिव रिस्क से हमें क्या क्या पता चलता है, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस से करना पता चलता है हमें कि कंटेंजेंसी रिजर्व्स ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल क्या है, क्या चाहिए होंगी, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व्स ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल क्या चाहिए होंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क्स को जिनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए एंड रिक्वायर अ रिस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रिस्क ऐसे हैं जिनको अब फर्दर अटेंशन चाहिए और उनको रिस्पॉन्स भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमने डिस्कस किया कि कंटिजेंसी रिजर्व ऑफ कॉस्ट एंड स्केड्यूल जो हमें रखनी है रिस्क के लिए, वो हम पता करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि कुछ में कॉस्ट निकल के आएगी कि इतनी कॉस्ट हमें रिजर्व रखनी पड़ेगी और इतना टाइम हमें रिजर्व रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रिस्क को हैंडल करने के लिए। और ये भी पता करना पड़ेगा कि इस लिस्ट में से जो है जो अब हमारे पास लिस्ट आई है जो कि नॉन क्रिटिकल रिस्क की लिस्ट थी हमारे पास, तो इसमें से कौन से हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं और जिनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए और रिस्पॉन्स डेवलप करना पड़ेगा। और इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितना रिस्क है, ठीक है।
न्यूमेरिकल टर्म्स में। सो दोस्तों एक चीज़ है कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती प्रोजेक्ट में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी तब करते हैं। देख लेते हैं कि हमारा टाइम और मनी मतलब इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, सो तभी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो रिस्क है हमारे वो डायरेक्टली जो है हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में भेज सकते हैं। सो दोस्तों आउटपुट में क्या मिलता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके रिस्क रजिस्टर में अपडेट्स करते हैं, और उसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व्स के लिए जो इनिशियल अमाउंट है और टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम है या कॉस्ट है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, वो सब जो है वो पता चलते हैं हमें। और एक नई लिस्ट बनती है, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ क्वांटिफाइड रिस्क्स। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए टूल्स कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले है सेंसिटिविटी एनालिसिस या टोर्नेडो डायग्राम। सो दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस या टोर्नेडो डायग्राम जो है वो कैसे यूज़ होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए रिस्क के। सो इसमें जो देखते हैं कि किस रिस्क का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, उसका जो बार होता है वो हॉरिजॉन्टल बार होता है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है, तो वो सबसे लंबा होता है। जिस रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो सबसे कम होता है, उसका लोअर बार होता है। और टोर्नेडो डायग्राम जो है उसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला ऊपर होगा, सबसे कम इम्पैक्ट वाला नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है टोर्नेडो डायग्राम। सो दोस्तों उसके बाद आता है मॉन्टे कार्लो एनालिसिस टू how this is being used as a tool to do quantitative analysis। सो ये टेक्निक जो होती है बेसिकली प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिस्क को एवेलुएट करने के लिए होती है। ठीक है, इससे जो हमें पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिस्क पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट जो है, मतलब कब हमारा प्रोजेक्ट जो है किस दिन जो है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और किस कॉस्ट में जो है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चलती है। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारी एक्टिविटी है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रिटिकल पाथ पे है। ठीक है दोस्तों, हमारी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है। ठीक है, उससे मतलब क्रिटिकल पाथ पे अगर कोई एक्टिविटी तो रिस्क जो है ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ देखते हैं कि रिस्क ज़्यादा मतलब कब होगा। डिटरमाइन कॉस्ट एंड स्केड्यूल इम्पैक्ट, कॉस्ट का इम्पैक्ट और स्केड्यूल का इम्पैक्ट मेज़र करते हैं। पाथ कन्वर्जेंस देखते हैं। ठीक है, अगर पाथ कन्वर्जेंस होगा तब भी रिस्क ज़्यादा होगा। कन्वर्ट अनसर्टेनिटी एंड ट्रांसलेट देम इनटू इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं वैल्यूज़ में यूजिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वैल्यूज़ होती हैं इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब मॉनेटरी इम्पैक्ट कितना होगा प्रोजेक्ट का अनसर्टेनिटीज़ पे, सॉरी अनसर्टेनिटीज़ का प्रोजेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा मॉनेटरी टर्म्स में। सो दोस्तों उसके बाद आता है ईएमवी एनालिसिस, मतलब मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, ईएमवी एनालिसिस। तो इसमें जो है हमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है रिस्क की मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे। सो हम मॉनेटरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है अलग अलग रिस्क सिनारियो की कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल रैंकिंग जो होती है रिस्क की वो डिटरमाइन करते हैं। ईएमवी जो है वो शोज अपॉर्चुनिटी एज पॉजिटिव नंबर्स एंड थ्रेट्स एज नेगेटिव नंबर। ईएमवी निकल के आएगी वैल्यू, और पॉजिटिव नंबर होगा मतलब अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव नंबर होगा तो मतलब थ्रेट। ईएमवी जो कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ईएमवी कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, और जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की और इम्पैक्ट की आर फाउंड ड्यूरिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस।
ठीक है दोस्तों, ईएमवी जो है वो क्वांटिटेटिव में मेजर करते हैं, और प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की वैल्यूज जो है क्वालिटेटिव में मेजर करते हैं। तो ईएमवी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट, पी इंटू आई। पी इंटू आई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिस्क होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिस्क होगा। दोस्त, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिस्क है प्रोजेक्ट में जिसको बोलते हैं रिस्क ए। उसकी होने की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 20% है, और उसका इम्पैक्ट, मॉनेटरी इम्पैक्ट जो होगा रिस्क ए का प्रोजेक्ट पे, वो होगा $10,000 का। तो हमें ईएमवी निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 20% इंटू कर देंगे $10,000, मतलब $10,000 का 20% हो जाएगा, दो $2,000 होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है $2,000 की, तो ये पॉजिटिव रिस्क है। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव रिस्क है ये, $2,000 आई है ना वैल्यू। So EMV of opportunities as is represented as a positive amount. EMV of threats is represented as a negative amount. और EMV होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में के दौरान। EMV जो है रिवाइज करते हैं ड्यूरिंग रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स। सो दोस्तों, लास्ट में हमारा डिसीजन ट्री आता है। डिसीजन ट्री हेल्प करता है टू कैलकुलेट EMV, मतलब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए। सो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल रिस्क सिनारियो के लिए जो है हम ईएमवी कैलकुलेट करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करते हैं, इम्पैक्ट कंसिडर करते हैं, ताकि हम जो सिनारियोज हैं उनको कंपेयर कर सकें। सो मल्टीपल रिस्क सिनारियोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, और ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, डिसीजन लेने में हेल्प करता है डिसीजन ट्री। अलग अलग जो सिनारियोज होते हैं रिस्क के, वो वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस प्रोसेस की। सो प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस प्रोसेस जो है वो बेसिकली होता है जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करें, टॉप जिनकी रैंकिंग है और जो हाई प्रायोरिटी रिस्क हैं, उनके लिए जो है रिस्क रिस्पॉन्स प्लान डेवलप किए जाते हैं। तो दोस्तों, रिस्क रिस्पॉन्सेज ऐसे प्लान किए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज से कैसे फ़ायदा उठाया जा सके, या पॉजिटिव रिस्क से कैसे फ़ायदा उठाया जा सके, और कैसे जो है थ्रेट्स को कम किया जा सके प्रोजेक्ट, ताकि हम जो है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। प्लान रिस्क रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द टॉप रिस्क। जो भी टॉप रिस्क है उनको हैंडल करना होता है इसमें, जिसमें अपॉर्चुनिटी भी आती है, थ्रेट्स भी आते हैं। कैसे वी कैन गेट रिड ऑफ थ्रेट्स, या उनका इम्पैक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, एंड टेक होल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो दोस्तों, थ्रेट्स जो होते हैं, रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाए जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, और उनकी प्रोबेबिलिटी कम करने के लिए, और उनका इम्पैक्ट कम करने के लिए। और रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स बनाए जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए कि वो अक्कर करें, एग्जिस्ट करें, और उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़े और उनका इम्पैक्ट बढ़े। सो थ्रेट्स को कम करना है और अपॉर्चुनिटीज़ को अप करना है, यही मकसद है प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस का। सो दोस्तों, जैसे हमने रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स बना लिए, और उसके बाद जो है उनको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जो है, मतलब अपनी रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी यूज़ करके जो इनको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी जो रिस्क बच गए उनको कहते हैं रेजिडुअल रिस्क, और उनको हैंडल किया जाता है कंटिजेंसी रिजर्व से। जो हमारी रिजर्व्स बना रखी थी हमने रिलेटेड टू कॉस्ट और रिलेटेड टू स्केड्यूल, उनका यूज़ किया जाता है रेजिडुअल रिस्क को समाप्त करने के लिए। तो जो रिस्क रह जाते हैं, बच जाते हैं आफ्टर रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग,
और एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए टू डील विद द रिस्क इन केस द रिस्क एक्चुअली ऑकर्स। और एक फॉल बैक प्लान भी होना चाहिए, फॉल बैक प्लान इन केस द कंटिजेंसी, जो हमारा कंटिजेंसी प्लान है वो भी वर्क नहीं करता, मतलब वो रिजर्व्स भी काम नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए एक फॉल बैक प्लान भी होना चाहिए या बैकअप प्लान भी होना चाहिए। सो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी रिस्पॉन्स वर्क नहीं करता है, ठीक है, और एक ऐसा रिस्क आ जाता है जो कि हमने प्लान ही नहीं करा था, ठीक है, एक ऐसा इवेंट हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हमने प्लान ही नहीं करी थी, और उस पे जो है हमारा कंटेंजेंसी रिजर्व या कुछ भी वर्क नहीं करता है, वर्क अराउंड। सो उसको जो फाइनली जो बोलते हैं, उसको हैंडल करने के लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं वर्क अराउंड। ठीक है दोस्तों। सो दे आर द रिस्पॉन्स टू थ्रेट दैट ऑकर्स ऑन द प्रोजेक्ट फॉर विच प्रायर रिस्पॉन्स वाज नॉट डेवलप, नहीं बनाया था रिस्पॉन्स, और वाज नॉट इफेक्टिव, अगर बनाया था तो वो इफेक्टिव नहीं था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्क अराउंड, वर्क अराउंड। सो दोस्तों, हमारे पास डिफेंस के लिए क्या है, जो भी आइडेंटिफाइड रिस्क है। सो जो प्राइमरी डिफेंस है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ डिफेंस है, या जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उनसे उनको हैंडल करने के लिए जो हम रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं। तो हम जानेंगे तीन तरह के जो हमारे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स हैं। जैसे पहले तो हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स प्लान, फिर हो गया कंटेंजेंसी प्लान, फिर हो गया वर्क अराउंड। तीनों के बारे में जानेंगे, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जानेंगे। सो ज़्यादातर जो रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट में, वो हैंडल किए जाते हैं प्राइमरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लान से। ठीक है दोस्तों। जो रिस्क रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स हैं उसमें हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं बेसिकली टू एड्रेस रिस्क बिफोर दे ऑकर, मतलब रिस्क पैदा होने से पहले ही हम प्लान बना लेते हैं उससे निपटने के लिए। ठीक है। फिर आता है कंटेंजेंसी प्लान्स। तो कंटेंजेंसी प्लान जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रिस्क जो है वो जहाँ पे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान वर्क नहीं करता है या उसके बाद भी रिस्क बच जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क। तो जैसे प्राइमरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लान हमने इम्प्लीमेंट करा लेकिन उससे एड्रेस नहीं हुआ रिस्क, फिर भी बच गया, सो उसके लिए कंटेंजेंसी प्लान यूज होता है। ठीक है दोस्तों। सो जो अभी हो रहे हैं रिस्क पैदा, ठीक है, या जिनके लिए हमें रिस्क ट्रिगर्स दिखे हैं, उनको हैंडल करने के लिए कंटेंजेंसी रिजर्व्स यूज की जाती है। सो यहाँ पे अंतर ये देख रहे हैं कि रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स जो हैं वो हम पहले से बना रहे हैं, रिस्क प्लान करके जो है उसको एड्रेस करने के लिए जो पहले से हम रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बना रहे हैं। लेकिन जो रिस्क अकर हो रहे हैं इन रियल टाइम, उनके लिए हम कंटेंजेंसी प्लान है हमारे पास। सो दोस्तों, इस तरह से समझते हैं कि रिस्क जो है वो अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ है, और उसके लिए हमने प्लान बनाया है कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी पर कम हो जाए और उसका इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट पे वो कम हो जाए। तो वो हम हैंडल करते हैं प्राइमरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लान से। ठीक है दोस्तों। और जब रिस्क मटेरियलाइज हो जाता है, एग्जिस्ट मतलब हो जाता है, एक्चुअली हो जाता है, तब उसको हैंडल करने के लिए जो है हम यूज करते हैं कंटिजेंसी प्लान, ताकि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो सके। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी वाली बात ही नहीं है, मतलब वो हो चुका है। पहले तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में, बट कंटिजेंसी प्लान में रिस्क ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है, बस उसका इम्पैक्ट जो है उसको कम करना है, चेंज करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा कंटिजेंसी प्लान और वर्क अराउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कंटिजेंसी प्लान इज प्लान्ड इन एडवांस, ये पहले से प्लान बनाया जाता है, ठीक है, कि इतने रिजर्व हमने रखे हैं इस पर्टिकुलर रिस्क के लिए, रेजिडुअल रिस्क के लिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्क अराउंड जो है वो उसी टाइम क्रिएट किया जाता है जब रिस्क इवेंट होता है, उसी टाइम उसको
इन रियल टाइम वी क्रिएट्स द वर्क अराउंड, जब अनएंटिसिपेटेड रिस्क इवेंट हो जाता है। सो दोस्तों अब देख लेते हैं कि रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। तो दो तरह की होती हैं, फॉर स्ट्रेटेजीज फॉर थ्रेट्स या नेगेटिव रिस्क, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजीज फॉर पॉजिटिव रिस्क। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटेजीज फॉर थ्रेट्स या नेगेटिव रिस्क की बात करें तो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हो सकती है उसको अवॉइड करो। ठीक है, नेगेटिव रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए, या उसको ट्रांसफर, डिफ्लेक्ट या एलोकेट करना चाहिए। सो डिफ्लेक्ट का मतलब हो गया या ट्रांसफर का मतलब हो गया कि हमने रिस्क ओनरशिप किसी और को दे दी। नेगेटिव रिस्क ओनरशिप हमने किसी और को दे दी, मतलब अपने सर पे नहीं ली, हमने एजेंसी को दे दिया, किसी और को दे दिया। वो काम जो है हमने किसी और को दे दिया, जिसमें नेगेटिव रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। सो दोस्तों अवॉइड जो है, अवॉइड का मतलब क्या है? बचे रहना। ठीक है, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, एलिमिनेट करना, ये सब हो गए अवॉइड करना। इसका एग्जांपल लें तो हम कोई रिस्की पैकेज है उसको जो है हटा देते हैं, उसको रखते ही नहीं। कोई ट्रबल मेकिंग रिसोर्स है उसको प्रोजेक्ट में लाते ही नहीं। तो ये हो गया अवॉइड स्ट्रेटेजी। फिर आती है हमारी मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कम करना, इम्पैक्ट उसका कम कर देना। ठीक है दोस्तों, या उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम कर देना। सो इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर एक रिसोर्स है उसको लेक्स एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों, तो मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? उसको ट्रेनिंग दे दो, उससे जो है रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और इम्पैक्ट भी कम होगा। ठीक है, मिस्टेक करने, उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो कम से कम हो जाएंगी अगर हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, मिटिगेटिंग प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज़ है और मिटिगेटिंग इम्पैक्ट एक अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग कंसिडर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ट्रांसफ़र, डिफ्लेक्ट और एलोकेट मतलब किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना रिस्क की, या उसको ट्रांसफ़र कर देना। जैसे कि हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क हो गया। फिर हम वर्क जो है किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, तो एक तरह से जो हमने रिस्क उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और पार्टी को हमने रिस्पॉन्सिबल बना दिया अपने रिस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो ये एक अनदर रिस्क क्रिएट कर देता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्क। सो सेकेंडरी रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप आउटसोर्स करते हैं किसी और पार्टी को ऑनरशिप अपने काम की, ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिले हो जाता है स्केड्यूल में। ठीक है दोस्तों, इसमें एक स्केड्यूल डिले हो सकता है। ठीक है, स्केड्यूल डिले जब मैं कह रहा हूँ तो ये एक सेकेंडरी रिस्क है, क्योंकि मैंने अपना रिस्क जो है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों अगर वो डिले कर देता है काम को तो एक सेकेंडरी रिस्क हो गया ये। तो जो अवॉइड और मिटिगेशन है वो हायर प्रायोरिटी वाले रिस्क के लिए यूज़ होता है। ट्रांसफ़र करना है अगर आपने तो लो प्रायोरिटी वाले रिस्क आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या पॉजिटिव रिस्क होते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है एक्सप्लॉइट, एनहांस एंड शेयर। इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट में जो है हम अपॉर्चुनिटी ऑकर होने के लिए जो है कोशिश करते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है प्रोजेक्ट में आए। कैसे करते हैं? बाय एडिंग सम वर्क या फिर चेंजिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो उससे जो है अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये इवेंट हो, 100% हो, क्योंकि इसी से अपॉर्चुनिटी आएगी। तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू एंश्योर द अपॉर्चुनिटी हैपन्स और रियलाइज भी हो। सो एक्सप्लॉइट का एग्जांपल ये हो गया कि जैसे आपने
आपके प्रोजेक्ट पे कोई बंदा काम कर रहा है तो आपने बोला कि अगर आप ये एक महीने में कर दोगे तो आपको इतना बोनस अमाउंट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है एक अपॉर्चुनिटी जनरेट की एक्चुअल में, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी पूरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फास्ट ट्रैकिंग या क्रैशिंग दोनों टेक्निक्स हैं, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दो कामों को पैरेलली चालू कर सकते हैं। ठीक है, दो एक्टिविटीज़ को पैरेलली प्लान कर सकते हैं, या फिर फास्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। फास्ट ट्रैकिंग का तो पता ही है आपको। क्रैशिंग में जो है आप एक पर्टिकुलर न एक बेस्ट रिसोर्स को ऐड कर देते हैं, जिससे काम जो है फास्ट हो जाता है। सो ये सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, बेसिकली अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट में। अगर आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको उनको रिवॉर्डिंग सिस्टम से जो है रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो जल्दी काम करें। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक्सप्लॉइट स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है हमारी एनहेंस स्ट्रेटजी, बेसिकली टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है और दूसरा उसका इम्पैक्ट बढ़ाना है प्रोजेक्ट पे, तो उसको कहते हैं एनहेंस। मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द चांस ऑफ मेकिंग द अपॉर्चुनिटी हैपन। ठीक है दोस्तों, मतलब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एनहेंस होता है इसके लिए। रियलाइज हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हैपन होनी चाहिए। सो एनहेंस के दौरान भी हम फास्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट की, मतलब रिसोर्सेज ऐड कर दिए ताकि फास्ट ट्रैक हो जाए प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी एक्सप्लॉइट की तरह है, लेकिन इसमें ये है कि हम कमिटमेंट नहीं कर रहे कि जल्दी होगा ही काम। सो एनहेंस में जो है हम कमिटमेंट नहीं कर रहे कि जल्दी अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी या काम जल्दी होगा ही होगा, लेकिन एक्सप्लॉइट में काम भी हो रहा है, रिसोर्स ऐड करने के बाद काम भी हो रहा है। तो ये डिफरेंस है एक्सप्लॉइट में और एनहेंस स्ट्रेटेजी में। सो फिर से डिफरेंस देख लेते हैं एनहेंस और एक्सप्लॉइट स्ट्रेटेजी में पॉजिटिव रिस्क के लिए। सो एनहेंस में हम ट्राई करते हैं कि अपॉर्चुनिटी की मतलब रियलाइज हो बाय इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक्सप्लॉइट में हम इंश्योर करते हैं कि अपॉर्चुनिटी रियलाइज हो बाय मेकिंग श्योर इट विल हैपन 100%। ठीक है, इसका चांस हम इतना बढ़ा देते हैं कि 100% वो हो ही एक्सप्लॉइट में। तो लास्ट में हमारे पास आता है शेयर स्ट्रेटेजी, शेयर रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। सो उसमें जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है वो उसको जनरेट करने के लिए हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं। और इसमें जो एडवांटेज होती है अपॉर्चुनिटी की, अगर अपॉर्चुनिटी अकर होती है तो उसकी जो एडवांटेज होती है वो हम जो है उसका एडवांटेज नहीं ले सकते, बिकॉज वी हैव डन अ पार्टनरशिप। हम टीम अप करते हैं दूसरी कंपनी के साथ टू रियलाइज द अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, एक्सेप्टेंस स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है फॉर बोथ पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव रिस्क, दोनों रिस्क आते हैं। तो एक्सेप्टेंस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको होने दे रहे हैं, और होने दे रहे हैं क्योंकि हमने जो है उसके लिए कंटेंजेंसी रिजर्व्स जो हैं वो प्लान करके रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, कंटेंजेंसी प्लान्स हैं उसके लिए, बेसिकली जो रिस्क हम होने दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर थ्रेट है तो हम थ्रेट को होने दे रहे हैं। क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि वी आर प्रिपेयर फॉर द रिस्क टू अकर। जो रिस्क होगा हम उसके लिए प्रिपेयर हैं बाय एक्सेप्टिंग इट एंड हैविंग कंटेंजेंसी प्लान्स टू डील विद इट। ठीक है दोस्तों, अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क होने वाला है तो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स को कि ये रिस्क आने वाला है। सो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जो भी हमारी होगी, कंटेंजेंसी प्लान होंगे, वो हमें कम्युनिकेट करने पड़ेंगे स्टेक होल्डर्स को, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को और मैनेजमेंट को। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्टेंस जो है वो बताई जाती है सबको कि हमने रिस्क
एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिस्क को कि ये आने वाला है, और इसके लिए रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी ये है। तो मैनेजमेंट को बताना ज़रूरी है, स्टेक होल्डर्स को बताना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस स्ट्रेटेजी दो तरीके की हो सकती है, पैसिव एक्सेप्टेंस या एक्टिव एक्सेप्टेंस। सो दोस्तों, अगर पैसिव एक्सेप्टेंस है तो मतलब हमने रिस्क एक्सेप्ट किया है और वो रिस्क एकदम से आया है, ठीक है, उसके साथ एकदम से डील करना है हमें, हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया उस पैसिव रिस्क के लिए। और एक्टिव एक्सेप्टेंस होता है कि कंटेंजेंसी प्लान बना लिया, पहले से पता है कि रिस्क आने वाला है, ठीक है दोस्तों। पैसिव भी हमें पता है कि आने वाला है, बट भी हमने उसके लिए कंटेंजेंसी प्लान नहीं बनाया है। लेकिन एक्टिव रिस्क के लिए हमने कंटेंजेंसी प्लान बनाया हुआ है टू एड्रेस द रिस्क। सो ये दोनों एक्सेप्टेंस के तरीके हैं। और हम जो है कंटेंजेंसी रिजर्व एक्टिव रिस्क में, अगर रिस्क एक्टिव है, ठीक है दोस्तों, पहले से पता है कि आने वाला है, तो उसके लिए कंटेंजेंसी प्लान बनाएंगे, टाइम एलोकेट करेंगे, मनी एलोकेट करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज रखेंगे हैंडल करने के लिए रिस्क को, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्टिव एक्सेप्टेंस हो गया, और पैसिव हो गया कि उसी टाइम जो है वी आर डीलिंग विद द रिस्क एज दे ऑकर। सो दोस्तों, अब देखते हैं कि आउटपुट्स क्या होंगे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान के, वो देखते हैं। सो दोस्तों, इसके आउटपुट होगा जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, जो मेन प्लान हमारा, उसमें अपडेट्स होंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे आइट्रेशंस होंगे प्लानिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है दोस्तों, और कॉन्स्टेंटली उसको रिफाइन किया जाएगा अगेन एंड अगेन। रिस्क रिस्पॉन्सेज बनने के बाद जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो अपडेट होगा एक बार और, ताकि उसमें हमें दिखे इफेक्ट ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स, ठीक है। रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स का जो इफेक्ट है वो हमें दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर हमारा रिस्क रजिस्टर था एक, उसके अपडेट्स होंगे। रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस के बाद प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज, मतलब हमने रिस्क रिस्पॉन्सेज प्लान कर लिए हैं, अब जो है हमारा रिस्क अपडेट रजिस्टर अपडेट होगा, जो रेजिडुअल रिस्क हैं, उससे अपडेट करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। क्या अपडेट करेंगे रिस्क रजिस्टर में? रेजिडुअल रिस्क, वो रिस्क जो रहेंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रेजिडुअल रिस्क को डालेंगे उसमें, फिर कंटेंजेंसी प्लान्स को डालेंगे। रेजिडुअल रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ होंगे? कंटेंजेंसी प्लान्स। तो इन प्लान्स के डिटेल्स जो है रिस्क रजिस्टर में डालेंगे। प्लान्स कंटेनिंग द एग्जैक्ट एक्शंस टू बी टेकन इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑकर्स। देयर पर्पस इज टैकल आइडेंटिफाइड रिस्क, जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं उसको टैकल करने के लिए हमने कंटेंजेंसी प्लान बनाए थे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर कंटेंजेंसी प्लान हमारा वर्क नहीं करता तो फॉल बैक प्लान यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फॉल बैक प्लान या बैकअप प्लान भी बोलते हैं इसको, बैकअप प्लान ऑफ कंटेंजेंसी प्लान्स। तो फॉल बैक प्लान्स भी हमारे अपडेट होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे रिस्क ओनर्स जो हैं वो भी अपडेट होंगे। सो दोस्तों, अगला जो अपडेट होता है वो होता है रिस्क ओनर्स का अपडेट। सो रिस्क ओनर हमें पता है कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है जो हमने असाइन किया हुआ है रिस्क रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसको किसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसको जो है प्री अप्रूव्ड एक्शन जो है असाइन होता है पहले से ही। जैसे ही रिस्क होगा उसको प्री अप्रूव्ड एक्शन लेना है, जो कि हमने पहले से डिटरमाइन किया हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमने प्री अप्रूव्ड एक्शन ऑलरेडी असाइन किया हुआ है रिस्क ओनर्स को। प्रोजेक्ट टीम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो कोई एक्शन लेने के लिए ऑन ऑल द रिस्क, ठीक है दोस्तों। ना प्रोजेक्ट मैनेजर ना प्रोजेक्ट टीम जो है उनका ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई रिस्क के ऊपर एक्शन ले। सो स्टेक होल्डर कैन टेक द रिस्क और रिस्क ओनर कैन टेक द रिस्क, इसके लिए कोई मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। रिस्क ओनर जो है वो डायरेक्टली एक्शन ले सकता है टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। सो दोस्तों, रिस्क ट्रिगर्स भी अपडेट किए जाते हैं रिस्क रजिस्टर में। रिस्क ट्रिगर्स जो है वो इवेंट्स होते हैं जो कि कंटेंजेंसी रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करते हैं। सो दोस्तों, ट्रिगर्स जो होते हैं,
तो दोस्तों ट्रिगर्स जो होते हैं वो बेसिकली अलर्ट्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि ये रिस्क जो है ये आने वाला है, और इसके लिए जो है हमने जो प्री प्लान्ड एक्शन बनाया था वो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो इनको भी, रिस्क ट्रिगर्स को भी, इन इवेंट्स को भी अपडेट किया जाता है रिस्क रजिस्टर में। फिर हमारे सेकेंडरी रिस्क होते हैं जो आप जानते हैं कि इम्प्लीमेंट होते हैं जब हम जैसे अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है दोस्तों, तो उससे जो है सेकेंडरी रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब रिस्क रिस्पॉन्स हमने बनाया, उसका रिजल्ट में सेकेंडरी रिस्क रिस्पॉन्स हमें मिलता है, तो उनको भी अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने किसी को आउटसोर्स कर दिया अपना प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को, और वो टाइम से काम नहीं करते हैं, डिले कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी रिस्क हो सकता है। और सेकेंडरी रिस्क को भी अपडेट करना पड़ता है अपने रिस्क रजिस्टर में। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम नोट डाउन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो कि आउटसोर्स करने हैं हमने, और इन्वॉल्व करते हैं रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसफ़र थ्रेट स्ट्रेटेजी, तो उनको भी लिस्ट डाउन करना पड़ता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आउटसोर्स करने हैं हमें, और जिनमें जो है रिस्क मिटिगेशन इन्वॉल्व है, और ट्रांसफ़र थ्रेट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, और ट्रांसफ़र थ्रेट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जो है लिस्ट डाउन किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स हमने बनाए, और उसके बाद जो है उसका आउटपुट था रिस्क रजिस्टर में हमने अपडेट्स किए। अब फाइनली जो है हम प्लान्स बनाने के बाद जो है जो रिस्क रिस्पॉन्सेस थे हमारे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेस प्रोसेस। सो जो हमने रिस्क रिस्पॉन्सेस प्लान किए थे वो अब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। सो इस प्रोसेस में किए जाते हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट। सो जो रिस्क ओनर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि वो रिस्क रिस्पॉन्सेस को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो हमारा थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है उसको एड्रेस कर सकें। सो दोस्तों यूजुअली क्या होता है कि रिस्क रिस्पॉन्स प्लान तो बना लिए, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता ठीक से। तो ये प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिस्पॉन्सिव प्रोसेस, ये इंश्योर करता है कि रिस्पॉन्सेज जो है ठीक से इम्प्लीमेंट हो। सो दोस्तों कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं रिस्पॉन्स को, आइए देखते हैं। रिस्क आइडेंटिफाई किया, फिर देखें उनके रिस्पॉन्सेज क्या प्लान किए थे हमने। ठीक है दोस्तों, हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे कि कौन से रिस्क ऑकर होने वाले हैं, और उनके रिस्पॉन्सेज प्लान किए उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर जो रिस्क ऑनर्स थे वो डेजिग्नेट करे थे। ठीक है, दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क रिस्पॉन्स। जो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, रिस्क ओनर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू एड्रेस द रिस्क। तो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान में जो है हम फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको एलोकेट करते हैं। देन वी हैव द रिस्क ट्रिगर्स। रिस्क triggers provides a sign or cue that a risk is very likely to occur। ठीक है दोस्तों, मतलब रिस्क ट्रिगर ट्रिगर हमें बताता है कि रिस्क जो है वो अकर होने वाला है, वेरी लाइकली, एंड सो यू शुड गेट रेडी टू एड्रेस इट। ठीक है दोस्तों, जैसे ही रिस्क ट्रिगर मटेरियलाइज होता है, क्या मटेरियलाइज होता है, रिस्क ट्रिगर, तो उस पॉइंट पे रिस्क ऑनर जो है रेडी हो जाता है और इम्प्लीमेंट करता है रिस्क रिस्पॉन्स को। ठीक है दोस्तों, ये जो रिस्क रिस्पॉन्स है ये ऑलरेडी हमने प्लान कर रखा है एडवांस में। तो दोस्तों रिस्क रिस्पॉन्स जो है वो, उससे जो है रिस्क जो है हमारा, थ्रेट जो है हमारा वो अवॉइड हो जाता है, उससे हम बच जाते हैं। और अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो हम जो उसका बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं, एडवांटेज प्राप्त कर लेते हैं। सो ये प्रोसेस होता है पूरा इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिस्पॉन्स। सो दोस्तों अब जरा देखते हैं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है रिस्क रिस्क की, मॉनिटर रिस्क प्रोसेस में।
अभी तक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने ऑलरेडी रिस्क ओनर्स असाइन कर दिए हैं, फिर कंटेंजेंसी प्लान्स बना लिए हैं, और इसमें जो है कई तरह के एक्शन लेने पड़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो रिस्क ऑनर्स हैं उन्होंने रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट किए हैं कि नहीं किए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करना पड़ता है। फिर उसको नए रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, और फिर आइडेंटिफाइड रिस्क जो है उनको ट्रैक करना पड़ता है। जो नए आइडेंटिफाइड रिस्क है उनके लिए जो है रिस्पॉन्सेज भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो वॉच लिस्ट में हमारे रिस्क हैं, ठीक है, जो नॉन क्रिटिकल रिस्क थे उनका स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि अगर उनके लिए हमें एडिशनल रिस्क रिस्पॉन्सेज बनाने हैं कि नहीं बनाने, तो वो चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एवेल्युएट करना पड़ता है कि जो करंट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है वो फॉलो हो रही है नहीं, कि हो रही है कि नहीं हो रही, और अभी जो प्रोजेक्ट की स्टेट है उसमें वो चलेगी कि नहीं चलेगी। जो अप्रोच है रिस्क मैनेजमेंट की, वो अभी की स्टेट में प्रोजेक्ट की चल रही, मीन्स इट इज़ वैलिड और नॉट, ये भी चेक करना पड़ता है। फिर देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से रिस्क ट्रिगर आए हैं अभी, उनकी लिस्ट चेक करनी पड़ती है। फिर रिस्क का जो स्टेटस है वो स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ता है। ठीक है, अगर क्रिटिकल रिस्क है तो उसका स्टेटस जो है प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर्स को बताता है कि इस पर्टिकुलर रिस्क की ये स्टेटस है। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व जो बनाई थी उनको यूज़ करते हैं, और अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है डेविएट हो जाता है बेस लाइन से, तो फिर नए रिस्क जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना, वेरिएंसेस चेक करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या नहीं करना है, क्या नहीं करता है ड्यूरिंग मॉनिटर रिस्क प्रोसेस, उसको ये नहीं डिटरमाइन करना कि भाई कौन बंदा क्या करेगा, बिकॉज ये सारा कुछ हमने पहले प्लान कर चुके हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में। ठीक है, और प्रॉब्लम से वो प्रोजेक्ट मैनेजर डील नहीं करेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए पहले प्लान बनाया जा चुका है। ठीक है, हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। दोस्तों, रिस्क का जो भी रिस्क होते हैं उसका री असेसमेंट किया जाता है। री असेसमेंट का मतलब होता है उनको रिव्यू किया जाता है ड्यूरिंग टीम मीटिंग्स। रिव्यू करने के बाद जो है हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है उसको अपडेट करते हैं, फिर रिस्क रजिस्टर जो है उसको भी अपडेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास नए न्यू आइडेंटिफाइड रिस्क आ जाते हैं। दोस्तों, रीअसेसमेंट्स करने के बाद जो है रिस्क की रीअसेसमेंट करने के बाद हमें नए रिस्क पता चलते हैं, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है उनका, और फिर जो है रिस्क रिस्पांस प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये भी जो है कंट्रोल रिस्क प्रोसेस का एक टूल्स और टेक्निक्स हैं। जो हमारे रिस्क रिस्पॉन्सेज है उनकी इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए जो है कि वो उन इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये देखने के लिए जो है रिस्क ऑडिट्स किए जाते हैं, रिस्क ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रिस्क ऑडिट्स जो होते हैं वो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी इवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। तो कोई ऑडिट करता है अगर हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो उसको रिस्क ऑडिट बोलते हैं। वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस मींस एक्चुअल रिजल्ट जो हैं उसको हम प्लान्ड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, और वेरिएंसेस ढूंढते हैं, ट्रेंड्स ढूंढते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब पार्ट होता है कंट्रोल रिस्क प्रोसेस का। दोस्तों, उसके बाद जो है रिजर्व एनालिसिस किया जाता है कंट्रोल रिस्क प्रोसेस में। अपने रिजर्व चेक किए जाते हैं कि कितने कंटेंजेंसी रिजर्व्स जो है वो बचे हुए हैं अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट रिमेन्स ऑन द प्रोजेक्ट। मतलब कितना रिस्क बचा हुआ है उसके अगेंस्ट हमारे पास कितने कंटेंजेंसी रिजर्व्स बचे हुए हैं। जो रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको रिस्क रजिस्टर में अपडेट किया जाता है। दीज आइडेंटिफाइड रिस्क हैव रिस्क रिस्पॉन्सेज। दोस्तों, रिस्क जो है वो रिस्क रजिस्टर में अपडेट करते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेज
भी प्रिपेयर किए जाते हैं टू हैंडल देम। इनकी फंडिंग होती है कंटेंजेंसी रिजर्व से। कंटेंजेंसी रिजर्व्स जो है हमारी, वो स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइड रिस्क जो होते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। और इंडिविजुअल बजट एलोकेट किया जाता है उनके लिए फॉर ईच रिस्क। ठीक है दोस्तों। फिर हमारी मैनेजमेंट रिजर्व्स हो जाती हैं। मैनेजमेंट रिजर्व्स जो होते हैं अमाउंट ऑफ मनी है और टाइम है दैट इज अलोकेटेड फॉर प्रॉब्लम्स दैट वर नॉट फोरसीन और आइडेंटिफाइड अर्लियर ड्यूरिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सो जो प्रॉब्लम्स जो है जिनको प्लान नहीं किया गया और जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनके लिए मैनेजमेंट रिजर्व्स यूज़ होती हैं। सो ये जो कंटेंजेंसी रिजर्व्स हैं, इनमें जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट एलोकेट होता है इनके लिए, और ये ओवरऑल बजट जो होता है प्रोजेक्ट का उसमें इंक्लूड होती है। सो बेसिकली रिजर्व एनालिसिस का प्रोसेस होता है कि हम अपनी रिजर्व्स को चेक करें कि कितनी रिमेनिंग रिजर्व्स है और कितना रिमेनिंग रिस्क्स बचे हैं प्रोजेक्ट में। उस हिसाब से अपने रिजर्व्स को फिर गो थ्रू करते हैं और फिर उसको जो है उस हिसाब से जो है हमने जो है मतलब प्लान करना होता है, बढ़ाना होता है, घटाना होता है। दोस्तों मीटिंग्स मीटिंग्स जो है कंडक्ट की जाती हैं किस लिए? क्या? टू आइडेंटिफाई न्यू रिस्क और in order to ensure the effectiveness of response plans। सो हमारे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान की इफेक्टिवनेस क्या है वो भी मीटिंग्स में जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दोस्तों हर आइडेंटिफाइड रिस्क जो होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स लाइफ। सो प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान हर रिस्क का एक टाइम पीरियड होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो एक्सपेक्टेड होता है कि इस टाइम पे जो है वो अकर होगा। जब वो टाइम निकल जाता है, पास अवे हो जाता है, उसके बाद जो है वो रिस्क जो है वो रेलेवेंट नहीं रह जाता है और उससे जुड़े जो रिजर्व्स हैं वो हम जो है एलोकेट कर देते हैं कंपनी को वापस। ठीक है दोस्तों। सो रिस्क कंट्रोल रिस्क प्रोसेस से जो है, सॉरी, क्लोजिंग ऑफ रिस्क के बाद जो हमारे आउटपुट बचते हैं वो क्या है? आउटपुट होते हैं कंट्रोल रिस्क के जो है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वर्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिस्क रजिस्टर में दोबारा से अपडेट करने पड़ते हैं, चेंज रिक्वेस्ट्स आती हैं और रिकमेंडेड प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस आते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अपडेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो हैं उनमें अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जो है मतलब प्रोसेसेस जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है फिर उसको इस्तेमाल करते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट एंड लिसनिंग टू मी। सो आगे मिलते हैं अगले मॉड्यूल्स में, अगले नॉलेज एरियाज़ को जानते हैं, अगले प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच।